समझ नहीं आ रहा अपने सैलरी इंक्रीमेंट का क्या करूँ। बेटा इतना क्या सोच रहा है? अपने म्यूचुअल फंड्स के एसआईपी का टॉप अप करा ले। दिस इज द राइट टाइम। क्या? समझ में नहीं आया। बेटा इतना क्या सोच रहा है? अपने म्यूचुअल फंड्स का एसआईपी टॉपअप करा ले। दिस इज द राइट टाइम। अब समझा। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully. नमस्कार, द प्रिंट में आपका स्वागत है। क्या छात्रों का जन प्रदर्शन चुनावी सीटों में तब्दील हो पाएगा? असम में बाढ़ की समस्या हर साल क्यों लौट आती है और भारतीय हॉकी टीम की जर्सी के कलर को लेकर क्यों चल रहा है विवाद? पिछले कुछ दिनों में आपके द्वारा भेजे गए ऐसे ही सवालों पे हम आज के इस शेखर से सवाल के एपिसोड में चर्चा करेंगे। मैं अपूर्वा मंधानी, मेरे साथ हैं हमारे एडिटर इन चीफ शेखर गुप्ता। शेखर, सवालों से शुरू करते हैं। इस हफ्ते भी हमें सबसे ज़्यादा सवाल जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट हुए थे उनसे जुड़े हुए आए हैं, तो दर्शकों के सवाल लूंगी और याद दिला दूं दर्शकों को, हमारे मेंबर्स के ही सवाल हम इस शो में उठाते हैं। इस बार हमें कई मेंबरशिप लीजिए। अगर आप जी मेंबर नहीं है तो कुछ ज़्यादा खर्चा भी नहीं होता है। मेंबरशिप लीजिए, आपको कई बेनिफिट्स मिलेंगे जो आप स्क्रीन पर देखेंगे भी, जैसे मैं बात कर रहा हूँ। चलिए पहला सवाल लेंगे अनुराग उपाध्याय का। शेखर पूछ रहे हैं कि आज भारत में विपक्ष कितना मजबूत है? क्या युवाओं के नेतृत्व में हाल ही में हुए सरकार विरोधी प्रदर्शनों से विपक्षी पार्टियों को ज्यादा चुनावी सीटें मिल सकती हैं, या फिर जन प्रदर्शन और चुनाव के नतीजे दो अलग-अलग चीजें हैं? देखिए, चुनाव अभी बहुत दूर है। जो आम चुनाव है वो तो भी 3 साल करीब दूर है, जी। तो उसके लिए तो दिल्ली अभी दूर है। लेकिन एक चीज़ राजनीति में समझने वाली होती है कि चुनाव के 3 महीने पहले कुछ इतना ड्रामेटिकली नहीं बदलता है। अगर खास करके कोई सरकार विराजमान हो और मजबूत हो, उसमें एक काफ़ी लोकप्रिय नेता भी हो, तो उसको अगर किसी को हराने की कोशिश करनी है तो 3-4 साल तो कम से कम काम करना पड़ता है। अब अगर आप पहले अपना भारत का इतिहास देखें तो इंदिरा गांधी हारी, लेकिन जयप्रकाश नारायण और बाकी अपोजिशन ने काफ़ी समय काम किया उनके विरुद्ध, एक एक हवा खड़ी करने के लिए, हवा चलाने के लिए। ऐसे ही वीपी सिंह ने राजीव गांधी के खिलाफ किया और उसी उसी हिसाब से हमने देखा, हालांकि उस समय कोई मनमोहन सिंह की सरकार इतनी मजबूत नहीं थी, लेकिन नरेंद्र मोदी ने 2013 से 2012 से शुरू कर दिया था। एक 3 साल के करीब एक आंधी बढ़ाई। तो जी। हर बार जब किसी को एक सेटल्ड सरकार, इनकम्बेंट को हराना होता है, तो उसके लिए 2 ढाई साल 3 साल बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इस मूवमेंट ने क्या किया, इस प्रोटेस्ट ने, इसने वो दरवाज़ा थोड़ा-सा खोला है, लेकिन उसको इतना खोल पाएँ कि इसमें से आप घुस जाएँ और दूसरे को निकाल दें, उसके लिए बहुत काम करना पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी भी बहुत मजबूत पार्टी है। मैंने आज नेशनल इंटरेस्ट में भी लिखा है, आप इनको तो जेन ज़ी हैं, कह रहे हैं वो नाराज़ हैं और ये बीजेपी की बेस से ही हैं, तो इनके माँ बाप ज़्यादातर के बीजेपी के वोटर होंगे, लेकिन ये बच्चे नाराज़ हैं। लेकिन कल को आप देखेंगे जब कांवड़िए आएंगे सारे उत्तर भारत में, उससे भी आगे अब तो फैल गया है, जी। और सब सड़कें भरी हुई होंगी, वो भी तो ज़्यादातर जेन ज़ी होंगे, उनमें से तो ज़्यादा बीजेपी के वोटर होंगे। तो बीजेपी की भी बहुत मजबूत शक्ति है, तो उसको हराना इतना आसान नहीं है। अगर कांग्रेस, मैं सब अपोजिशन नहीं कहता हूँ, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, उन 2 पार्टियों में दम है, समाजवादी पार्टी में उत्तर प्रदेश में, लेकिन उनके मुकाबले योगी आदित्यनाथ हैं जिनकी खुद की पॉपुलैरिटी है, और कांग्रेस के लिए एक एरिया खुल रहा है। जैसे टीएमसी कमज़ोर हुई तो वो चाहें तो पश्चिम बंगाल में आगे बढ़ सकते हैं। ऐसे ही आम आदमी पार्टी अगर कमज़ोर होती है कहीं, तो कांग्रेस उस जगह में घुस सकता है। तो कांग्रेस के लिए भी कुछ एरियाज अभी खुल रहे हैं, लेकिन उस सब के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ती है। सत्ता किसी की झोली में ऐसे नहीं आके गिरती है। शेखर, इसी से जुड़ा सवाल राधिका घोष का लूंगी। मिला जुला सवाल है, बोल रही कि आपको लगता है कि ये विरोध प्रदर्शन चुनावी गति या मोमेंटम में बदल सकते हैं? एक तरफ जेन जी है जो निराश है, तो दूसरी तरफ उनके माता पिता हैं जो मोदी के जबरदस्त प्रशंसक है। डेमोग्राफिक नजरिए से देखें तो आंकड़ों का गणित क्या कहता है? एक और सवाल पूछ रही है, साथ ही में लूंगी, क्या धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे ने उनके राजनीतिक भविष्य को कमजोर कर दिया है, या विरोधाभासी रूप से इससे उड़ीसा में उनकी संभावनाएं मजबूत हो सकती हैं, क्योंकि
इससे उन्हें राज्य की राजनीति पर अधिक ध्यान केंद्रित करने का मौका मिलेगा। देखिए, आपकी दूसरी बात का जवाब मैं पहले देता हूँ। वो ये है कि धर्मेंद्र प्रधान बीजेपी के एक बहुत शीर्ष नेता हैं। उनको कोई डंप तो किया नहीं जाएगा। जी। थोड़े समय के बाद उनकी रिकवरी होगी और वो तो चाहते ही हैं कि वो ओडिशा के मुख्यमंत्री बन जाते। 2 बार उन्होंने चुनाव कैंपेन लीड किया, एक बार जीते, तो उनको शायद उम्मीद भी थी कि उनको मुख्यमंत्री का पद दिया जाएगा, नहीं दिया गया। तो हो सकता है वो दिया जाए, लेकिन वो एकदम ये भी हो सकता है कि ना हो, कि कहीं ये ना हो कि फिर से ये प्रोटेस्ट कोई ट्रिगर हो जाए। तो लगता है कुछ समय उनको अभी इंतज़ार करना पड़ेगा, लेकिन जी। बीजेपी से उनको कोई बाहर निकालने वाला नहीं है। वो बीजेपी के बहुत सीनियर और शीर्ष नेता हैं। पहला सवाल देखिए, जनरेशन गैप तो होता ही है। अब जो वोटर होंगे, जो सबसे बड़ा ग्रुप होगा 2029 के चुनाव में, वो जेन ज़ी का होगा। जेन ज़ी जो 1996 के बाद पैदा हुए। भारत भी अपनी यूथ बल्ज की तरफ जा रहा है, क्योंकि अब भारत में बर्थ रेट्स गिर रहे हैं, तो ये बल्ज के बाद फिर ये नीचे आ जाएगी। तो वो यूथ बल्ज का जो पीक है वो 2029 के चुनाव में होगा। आप ये सोचें कि जो बच्चा 3 साल का था जब मोदी जी पहली बार सत्ता में आए 2014 में, वो 2029 में वोट दे रहा होगा, और वो जी। कई करोड़ होंगे। तो ये एक जनरेशन टू जनरेशन गैप चलते रहेंगे। और बहुत बच्चे अब ऐसे भी हैं जो माँ बाप की बात ज़रूरी नहीं मानते। एक ज़माना था जब आप भारत में कहीं जाएं, खास करके ग्रामीण एरियाज़ में, और वहाँ पूछें महिलाओं से आप किसको वोट देंगे, जिसको मेरा पति बोलेगा। अब ऐसे कोई नहीं बोलता है। आप उनको पूछिए भी कि आप उसी को वोट देंगे जिनको आपका पति बोलेगा, नहीं मैं अपनी मर्जी से वोट दूंगी। तो ऐसे ही एक जो जज्बा है अब बच्चों में भी आ गया। शेखर, अगला सवाल अंकित साहू का है। बोल रहे सीजेपी और युवाओं ने मोदी जी को झुकने पर मजबूर कर दिया। प्रधान जी बाहर हो गए हैं, तो अब हम मोदी जी का कौन सा रूप देखेंगे? एक ऐसा रूप जो जेन जी के गुस्से को समझकर अपनी राह बदलेगा, या विपक्ष के इन नए मुद्दों को उठाने की वजह से घिरे हुए कॉर्नर मोदी जी, या फिर और ज्यादा आक्रामक मोदी जी जो सख्ती बढ़ा देंगे, क्योंकि 2029 से पहले यूपी 2027 का चुनाव सेमीफाइनल बन गया है। देखिए, ये 2 क्वार्टर फाइनल होंगे, सेमीफाइनल नहीं, या 2 सेमीफाइनल होंगे। एक यूपी का होगा, और उसके बाद 2028 के दिसंबर के आसपास मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान। जी। ये हमारे यहाँ बड़े चुनाव होते हैं आम चुनाव से पहले। तो मैं समझता हूँ कि मोदी जी कुछ समय तो इस बात को एब्जॉर्ब करेंगे कि हुआ क्या। और ये देखने की बात है कि उनके चारों तरफ जो एक उनका इकोसिस्टम है, इसको ECHO, गूंज वाला इकोसिस्टम, क्या सुन रहे हैं, क्या खबर उनको आ रही है, कितनी फ्रीली और कितनी ईमानदारी से उनको खबर मिल रही है, जी। इस पे निर्भर करेगा कि आगे वो कौन सा रास्ता अपनाते हैं। देखिए, 15 साल तक राज करना और उसके बाद फिर अपनी लोकप्रियता कायम रखना एक बहुत बड़ी चुनौती है। उनकी सबसे बड़ी एडवांटेज ये है कि अभी जो हमारे यहाँ अपोजिशन है, खास करके कांग्रेस है, वो भी ग्रो नहीं कर पाई है, तो उनके पास मौका रहेगा। अब उनका अपना दिमाग है, उनका अपना तरीका है। देखते हैं कि इसको वो कैसे रिएक्ट करेंगे। मेरा ख्याल ये सेशन, मानसून सेशन खत्म हो जाए, देखिए कि वो 15 अगस्त के भाषण में क्या कहते हैं। जी। उसके बाद से अब देखेंगे कि उनकी नई राजनीति में एक मोड़ आएगा। शेखर, अगला सवाल हर्ष मोहन का है। वो बोल रहे हैं कि वो द प्रिंट की पत्रकारिता के बड़े फैन रहे हैं, लेकिन थोड़ी नाराजगी जता रहे हैं जो कवरेज हुआ था छात्रों के विरोध प्रदर्शनों पर। सवाल लंबा है तो छोटा करके बताऊंगी। वो बोल रहे हैं इन बातों का लगभग कोई जिक्र नहीं हुआ। उन्होंने 4 बातें लिस्ट की हैं। विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा करने वाले असामाजिक तत्व, बहुत कम उम्र के छात्रों द्वारा प्रधानमंत्री और सरकार के खिलाफ इस्तेमाल की गई बहुत अभद्र भाषा, पुलिस के खिलाफ की गई हिंसा, और सीजेपी के उन वॉलंटियर्स या लीडर्स की जवाबदेही जो पीछे हट गए और इस हंगामे को होने दिया, केओस को होने दिया। वो बोल रहे हैं, मैं मानता हूं कि पुलिस का पैलेट गन का इस्तेमाल जरूरत से ज्यादा सख्ती थी, लेकिन बुधवार के कट द क्लटर में भी इस बात पर चर्चा नहीं हुई कि जब प्रदर्शनकारी संसद के इतने करीब आ गए थे तो पुलिस, सरकार नहीं, वो बोल रहे पुलिस लाठीचार्ज और आंसू गैस के अलावा और क्या कर सकती थी? क्या उन्हें संसद के अंदर जाने देना चाहिए था, जैसे कि कैपिटल हिल विरोध प्रदर्शन के दौरान हुआ था? देखिए, पहली बात तो ये कि जो चारों पॉइंट आपने बोले, अगर आप हमारी कवरेज देखेंगे तो वो चारों पॉइंट कवर किए गए। अब अभद्र भाषा वगैरह आजकल के ज़माने में नौजवान इस्तेमाल करते हैं। आप ट्रेन में जाइए, गाड़ी में जाइए तो इस्तेमाल करते हैं। मैं ये नहीं कहता कि करना चाहिए, मुझे वो पसंद नहीं है, लेकिन वो किया, वो एक तरह का क्राइम तो
आप उसे कहना चाहें तो कह लें, लेकिन वो एक ज़माना बदल रहा है। वो अलग बात है, लेकिन हिंसा एक अलग बात है। हिंसा नहीं होनी चाहिए थी, काफ़ी पुलिस वालों को भी चोट लगी है। अब जो हमारे लोग थे ग्राउंड पे, खास करके प्रवीण जैन हमारे फोटो एडिटर, उन्होंने कहा पहले दिन ही, और जो हमारा एक डिस्कशन हुआ था सारी टीम के साथ, आप देखेंगे वो करता क्लटर था, उसका लिंक जी। शेयर भी करेंगी अपूर्वा आपके साथ। प्रवीण जैन ने कहा था कि मुझे लगा कि स्टूडेंट्स जो थे ये बैरिकेड्स, ये जो वहाँ पे बैरिकेड लगाए हुए थे, उनको नहीं तोड़ रहे थे। कुछ और लोग आए और उनके पास लाठियां वगैरह भी थी, उन्होंने तोड़ा और उन्होंने हिंसा करी और पुलिस को पीटा, और उसके बाद फिर एक चीज से दूसरी चीज हो गई, क्योंकि पुलिस एक्शन जब होता है तो वो आउट ऑफ प्रोपोर्शन कई बार हो जाता है। मैं उसको जस्टिफाई नहीं कर रहा, कुछ हद तक ये आउट ऑफ प्रोपोर्शन भी हुआ, और मुझे नहीं लगता कि इसमें पैलेट गन की जरूरत थी। पुलिस ने भी आरएएफ के उस सदस्य को जिसने पैलेट गन का इस्तेमाल किया, उसको अभी सस्पेंड कर दिया है और उसके ऊपर इंक्वायरी हो रही है कि आपने क्यों किया, और आपने किया भी तो उसके ऊपर एक डिफ्लेक्टर होता है। वो डिफ्लेक्टर जब लगाते हैं तो जो छर्रे होते हैं वो नीचे की तरफ जाते हैं, तो टांग वगैरह में लगते हैं, ऊपर नहीं आते। गर्दन में, आंख में, सिर में, छाती में, बैक में वो नहीं आते हैं, दिल के पास या दिमाग के पास या आंखों के पास। तो उसकी पैलेट गन में ये साफ है कि डिफ्लेक्टर नहीं था। तो वो जी। क्यों नहीं था और आपने नीचे की तरफ क्यों नहीं फायर किया, तो ये सब बातें सोचने की हैं, और ये एक सीरियस मसला है। शेखर, अगला सवाल स्नेहा रॉय का है। हमारी सब्सक्राइबर हैं, हमें ईमेल करके उन्होंने कई सवाल भेजे थे। वो पूछ रही है, मुझे पता है कि प्रधान का इस्तीफा न मांगने के पीछे बीजेपी के रुख को लेकर आमतौर पर यही माना जाता है कि मोदी शाह सरकार पर दबाव नहीं डाला जा सकता, लेकिन एक ऑनलाइन इंटरव्यू में अरुंधति रॉय ने इसकी एक अलग वजह बताई। उन्होंने बोला वे बीजेपी एक गुट या कबाल की तरह राज करते हैं, वे एक दूसरे के बारे में इतना कुछ जानते हैं, उन्हें आसानी से हटाया नहीं जा सकता। बोल रहे हैं ये एक बिल्कुल अलग नज़रिया था जो ताकत के बजाय कमज़ोरी दिखाता है। वो बोल रही वैसे तो मुझे अक्सर रॉय की बातों से पूरी तरह सहमत होने में मुश्किल होती है, लेकिन क्या आपको लगता है कि यहाँ मामला जितना दिखता है उससे कहीं ज़्यादा गहरा है? इतनी ताकत और दबदबा हासिल करने के बाद ज़ाहिर है कि उनके ऐसे साथी भी होंगे जिन्हें नाराज़ करने का जोखिम वे अब शायद नहीं उठा सकते। ये जानना चाहूँगी कि आपके इस बारे में क्या विचार हैं? देखिए, ये सब एक जनरलाइजेशन है। नरेंद्र मोदी, अमित शाह का जो तरीका है, वो कभी गलती नहीं मानते और अपने किसी भी नेता को सेक्रीफाइस नहीं करते। जी। हर हर किसी को डिफेंड करते हैं आखिरी समय तक। इस बार वो अनसस्टेनेबल हो गया था, तो उसमें ये सोचना कि किसी के पास मेरा भेद है, घर का भेदी लंका ढाएगा, वो बीजेपी आरएसएस में नहीं होता है। नहीं तो फिर जिन लोगों को साइडलाइन किया आते, बड़े बड़े शीर्ष नेता थे, एल के अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उन्होंने कुछ क्यों नहीं किया, चुपचाप होके बैठ गए मार्गदर्शक मंडल में। एक तो कहीं इधर उधर, जैसे कलराज मिश्रा हैं, गवर्नर बन गए। तो ये बीजेपी में नहीं होता है। आप देखिए, बीजेपी का इतिहास भी देखेंगे तो उसमें बहुत स्प्लिट नहीं होती हैं। कभी थोड़ी बहुत स्प्लिट हो भी जाए तो या तो वो वापस आ जाता है, जैसे कल्याण सिंह वापस आए या येदियुरप्पा वापस आए, या उसको लोग भूल जाते हैं, जैसे कि बलराज मधोक, उनको लोग भूल गए। या गुजरात में शंकर सिंह वाघेला जो छोड़ के गए, फिर कांग्रेस में गए, कांग्रेस के साथ मिलकर उन्होंने सरकार बनाई, लेकिन चल नहीं सकी, फिर कांग्रेस में गए, लेकिन आगे जिंदगी में पहुंचे नहीं। कुछ ऐसा लगा जैसे बीजेपी में वापस आना भी चाहते हो पर आ नहीं पाए। तो मैं नहीं समझता कि बीजेपी में ऐसा डर है कोई बाहर जाएगा या किसी को हम मिनिस्ट्री से निकाल देंगे तो फिर वो हमारे भेद खोल देगा, क्योंकि अभी भी अब देखिए बहुत से ऐसे नेता हैं, रविशंकर प्रसाद हैं, प्रकाश जावड़ेकर हैं, जो कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं मोदी सरकार के अंडर ही, लेकिन अब वो कहीं भी नहीं है। राजीव प्रसाद रूडी हैं, जी। वो तो कोई पार्टी के खिलाफ या आरएसएस के खिलाफ कहीं नहीं बोलते हैं। शेखर, अगले 2 सवाल असम से जुड़े हुए हैं। क्वीन कलिता है, पूछ रही है मैं असम से हूँ और जब से मुझे याद है मेरा राज्य विनाशकारी बाढ़ की मार झेल रहा है। सभी राजनीतिक दलों की ओर से समाधान के कई वादों के बावजूद ये समस्या और भी गंभीर होती गई है। क्या आप इसे संस्थागत विफलता मानते हैं या फिर इस समस्या की प्रवृत्ति ही ऐसी है कि इसे पूरी तरह से खत्म नहीं किया जा सकता? देखिए, जो आपने आखिरी बात कही, पहली बात तो मैं बहुत खुश हूँ कि आज हमारे पास अब तक 3 महिलाओं के जी, जी। प्रश्न आ चुके हैं। हुँ। ये बहुत अफ़सोस है मुझे कि महिलाओं के प्रश्न कम आते हैं, और ये भी सच्चाई है कि यूट्यूब जो है बहुत मेल डोमिनेटेड मीडियम है। इसलिए हम कोशिश करते हैं बार-बार कि और महिलाएँ एक सीरियस जी। चैनल पे आएँ। हम तो सीरियस ही हैं। हम कुछ
आप हमसे डिसएग्री कर सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, लेकिन हम बेकार की बात नहीं करते हैं। तो धन्यवाद आपका यहाँ पे आने के लिए, वो भी खास करके क्योंकि आप असम से हैं। देखिए, जो फ्लड्स हैं असम में, वो असम की ज़िंदगी का एक हिस्सा है, क्योंकि जो ब्रह्मपुत्र नदी है, वो बहुत चौड़ी ऑलरेडी है और उसमें बहुत पानी ऊपर से आता है तो और चौड़ी हो जाती है। फ्लड प्लेन जो हैं, उसके बहुत बड़े हैं। जी। उसके अंदर जब पानी चला जाता है, तो बहुत लोग आके खेती करते हैं। उनमें से ज़्यादातर लोग जो मुस्लिम फार्मर्स थे, जो ईस्ट बंगाल से या ईस्ट पाकिस्तान से या बांग्लादेश से आए, वो लोग खेती करते हैं। तो वो जो फ्लड प्लेन्स होते हैं, वो तो वैसे ही सब फ्लड होते हैं जब बारिश आती है। और उसके बाद क्योंकि सारा इलाका फ्लैट है, कहीं उसके बीच में कोई शहर ऊँचे नहीं है, कोई बस्तियाँ ऊँची नहीं हैं। जब पानी फैलता है तो फ्लड आता है, हर साल फ्लड आता है। जी। कभी-कभी फ्लड से डैमेज ज़्यादा होती है, कभी कम होती है। और फ्लड असम के लिए कुछ इसलिए भी मैं कह रहा हूँ कि ज़िंदगी का हिस्सा है, क्योंकि फ्लड जो है उपजाऊ ज़मीन भी अपने साथ लाता है। तो ये सब जो 4 एरियाज़ जिसको बोलते हैं आप असम में, ये सब इसीलिए बहुत उपजाऊ होते हैं। तो उसमें खेती तो एक ही क्रॉप होती है, लेकिन वो बहुत अच्छी खेती होती है। तो असम में फ्लड रोकना, फ्लड कंट्रोल के ऊपर बहुत पैसा खर्च किया गया और खर्च होता जाएगा, लेकिन फ्लड कंट्रोल करना असम में इतना आसान नहीं है, क्योंकि ब्रह्मपुत्र के ऊपर तो कोई डैम भी नहीं बना सकता है। शेखर, अगला सवाल नवीना का है। पूछ रही है 1999 में उड़ीसा में आए सुपर साइक्लोन के बाद साइक्लोन या चक्रवात की चेतावनी और लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने या फिर इवैक्यूएशन के तरीकों में बड़े सुधार हुए, जिससे जान माल का नुकसान काफी कम हुआ। असम में भी बाढ़ भी बार बार आती है और इसके बारे में कुछ हद तक पहले से पता लगाया जा सकता है, फिर भी इससे जान माल का भारी नुकसान होता रहता है। पूर्वोत्तर में बाढ़ की तैयारी, चेतावनी सिस्टम और लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने के मामले में वैसी प्रगति क्यों नहीं हो पाई है? देखिए, आपका सवाल बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। इसका जवाब तो अब हिमंता बिस्वा शर्मा देंगे, इतने समय से वो सत्ता में हैं। कभी मुझे मिलेंगे तो मैं उनसे पूछ भी लूँगा। अगर वो सुन रहे हों तो इसका जवाब दें। हम बड़ी खुशी से उसको कैरी करेंगे, क्योंकि अब तक कुछ तरीके निकालने चाहिए थे। कम से कम वार्निंग तो अब होती ही है, क्योंकि आपको मालूम होता है कि ऊपर से पानी कितना आ रहा है। क्योंकि ब्रह्मपुत्र में ज़्यादातर पानी उसकी ट्रिब्यूटरी से आता है। एक एक आधी तिब्बत से आ रही है, बाकी सब हमारे हिमालयाज़ में से आती है। तो उस सब की मॉनिटरिंग होती है और उसका उसका एक पहले से वार्निंग होनी चाहिए, जिससे कि आप लोगों को बोलें कि आप लो लाइंग एरियाज़ में आप यहाँ से हट जाएँ। लेकिन ये मैं कहूँगा कि समय के साथ-साथ जो फ्लड की डैमेज है और फ्लड से जो जान-माल का नुकसान है, अब आप देखते हैं बहुत बुरा लगता है, लेकिन पहले से कम है और कम होता जाएगा, ऐसी मेरी उम्मीद है। शेखर, अगला सवाल निकुंज संघाय का है। बोल रहे हैं, हाल ही में राजनीति की वजह से लोगों का अर्थव्यवस्था से ध्यान हट गया है। इसमें कोई दो राहें नहीं है कि ईरान युद्ध ने हमारे कई एमएसएमई उद्यमों पर दबाव डाला है। इनपुट कॉस्ट में बढ़त एक बहुत बड़ी समस्या है। इस संबंध में आप रिन्यूएबल्स में डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग और सेमीकंडक्टर मिशन को कैसे देखते हैं? सरकार को और क्या कदम उठाने की जरूरत है? देखिए, बहुत मैं कहूँगा कि एक एक बहादुरी का कदम है सेमीकंडक्टर्स और रिन्यूएबल्स, खास करके सोलर पैनल्स पे चीन की सारी दुनिया में मोनोपोली है। सेमीकंडक्टर्स कोरिया, कुछ हद तक चीन, ताइवान, इन सब की है। अब भारत ने कुछ शुरू किया है। ये काम भारत ने करीब 40 साल पहले भी शुरू किया था, जब सेमीकंडक्टर्स इंडिया लिमिटेड मोहाली में बना था। जी। उसमें एक बार अचानक वो एक अचंभे की बात है, एक आग लग गई और सारा का सारा प्लांट जल के ख़त्म हो गया। और तब से भारत के सपने जो थे सेमीकंडक्टर्स में, वो रुक गए। वो पब्लिक सेक्टर में था। अगर वो होता, उसके आगे फिर और लोग आते, फिर बाद में जब आर्थिक सुधार हुआ तो प्राइवेट सेक्टर में भी आते, तो शायद आज भारत के पास कुछ सेमीकंडक्टर्स होते। लेकिन अभी जो बिगिनिंग की है, बड़ी-बड़ी कंपनीज़ भी हैं, टाटाज़ भी हैं, ये एक अच्छी बात है। समय लगेगा, लेकिन इसमें भारत कहीं पहुंच सकता है। सोलर पैनल्स, रिन्यूएबल्स में वो एक और चुनौती है, क्योंकि चीन अब इतने नीचे दाम पे, इतने कम दाम पे बना रहा है उसको, कि दुनिया के लिए compete करना आसान नहीं है। लेकिन फिर भी भारत की कंजम्पशन इतनी ज़्यादा होगी उसकी, क्योंकि भारत में इतना एक्सपेंशन होगा सोलर का, कि इकोनॉमीज ऑफ स्केल मुझे लगता है बन पाएंगी। शेखर, राधिका घोष का एक और सवाल है। पाकिस्तान एक ही समय में राजनीतिक पोलराइजेशन, आर्थिक दबाव और अब अंदरूनी हिंसा का सामना कर रहा है, माफ कीजिएगा। बोल रहे, इतिहास में ऐसा देखा गया है कि घरेलू अस्थिरता के समय अक्सर भारत के साथ तनाव भी बढ़ जाता है। क्या आपको लगता है आज ऐसे कोई संकेत दिखते हैं जिससे चिंता करनी सही हो लगे?
देखिए, पाकिस्तान के अंदर क्या होता है कि पाकिस्तान में एक डिक्टेटर आता है। जब उस डिक्टेटर की पॉपुलैरिटी घटती है, जी। तब वो बहाना निकालता है एक नेशनलिज्म का कि हमारे को खतरा है। अब पाकिस्तान को खतरा किससे है? अब वो बोले अफ़गानिस्तान से खतरा है, तो लोगों को कोई एक्साइटमेंट नहीं होगी। वो बोले मुझे कोई टीटीपी से खतरा है जो पाकिस्तान की है, फिर भी इतना नहीं होगी। वो टीटीपी को भी और जो उनके बाकी इंसर्जेंट्स हैं, बलूच, उनको भी किसी को वो फितनाए हिंद, किसी को खवारिजे हिंद, कुछ ऐसे-ऐसे बोलते हैं कि सब वो इंडिया के किए हुए हैं। तो इंडिया को ब्लेम करना होता है और जब उनकी स्थिति बहुत गंभीर हो जाती है, हुँ। तब वो भारत में कुछ ना कुछ दंगा करते हैं। अब 2008 में 26/11 क्यों हुआ? क्योंकि तब तक मुशर्रफ बहुत अनपॉपुलर हो गए थे, वो निकल गए थे, उनकी जगह एक और सरकार आई थी और तब ये पहली बार नारा आया था, ये जो दहशतगर्दी है उसके पीछे वर्दी है। उसको काउंटर करने के लिए उन्होंने 26/11 किया बम्बई में और जैसे हुआ भारत ने तो कभी कहा नहीं कि हम आपको अटैक करने आ रहे हैं। भारत ने तो साफ-साफ बोला कि हमारा कोई रिटेलिएशन का इरादा नहीं है। जी। लेकिन पाकिस्तान ने अपने जेट, अपने F-16 अपने शहरों के ऊपर ही लो फ्लाइंग शुरू करा दी। वो क्यों? क्योंकि अगर आपको खतरा है कि दूसरा आप पे अटैक करने आ रहा है, फिर तो आप हाई फ्लाई करोगे ना, ताकि अब देख लो कौन आ रहा है। हुँ। अपने देश में, अपनी एयर स्पेस में तो आप रेडार से नहीं बच रहे हो, आप रहिए वहाँ पे, लेकिन आप नीचे क्यों उड़ रहे थे? वो इसलिए कि लोगों को लगे कि जंग होने वाली है और उस जज़्बे में लोग फिर बोले कि अरे भाई जंग होने वाली है, भारत से खतरा है, इससे हमें कौन बचाएगा? हमारी फ़ौज ही बचाएगी। तो ये खेल एक वो खेलते हैं, कभी वो स्थिति आ सकती है, मुझे लगता है जब मुनीर को लगेगा कि उनकी स्थिति अनसस्टेनेबल हो रही है, तब भारत को सँभलना पड़ेगा। अब वो कब होगा उसके बारे में भारत कभी नहीं कह सकता, इसलिए अच्छी बात यही है कि हमेशा ही सँभल के रहिए। शेखर, अगला सवाल इनका यूज़र नेम ज़िप्पी वुड्स है। पूछ रहे हैं मिडल ईस्ट में पाकिस्तान की भूमिका को लेकर भारतीय क्यों परेशान हैं? क्या हमें 2035 तक $10 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने पर ध्यान नहीं देना चाहिए और पाकिस्तान को मिडल ईस्ट में सुरक्षा देने वाला मुख्य देश बनने देना चाहिए? उन्हें बहुत सँभल कर चलना पड़ेगा। उन्होंने लिखा था एगशेल्स पे चलना पड़ेगा जबकि हम तरक्की पर ध्यान देंगे। देखिए, ये दोनों चीज़ें आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है। आप अपनी विदेश नीति में, अपना दुनिया में क्या इंटरेस्ट है, क्योंकि मध्य पूर्व में भारत का भी बहुत इंटरेस्ट है। भारत की मित्रताएँ हैं और भारत के 1 करोड़ के करीब प्रवासी भारतीय जो काम करते हैं जी। और जिनकी रेमिटेंसेस से हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट्स रहता है। तो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट एरिया है। लेकिन हमारे वहाँ पे उसके साथ-साथ हमारे अलायंसेस भी हैं। यूएई के साथ एक तरह का हमारा बड़ा क्लोज़ अलायंस है। ईरान से हमारी अच्छी रिलेशनशिप है। सऊदी अरेबिया से पाकिस्तान का जो भी हो, लेकिन हमारी भी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है कतर के साथ और ट्रांजैक्शनल भी है क्योंकि हम उनसे बहुत खरीदते भी हैं। जो पाकिस्तान खरीदता है, उससे 20 गुना खरीदते हैं और उसके पैसे नकद देते हैं। हुँ। ये नहीं कि आप हमें तेल भी दे दो, उधार भी दे दो, बाद में उधार रोल ओवर भी कर दो। हम क्लाइंट स्टेट नहीं हैं, हम वो काम नहीं करते हैं। तो भारत उसको भी देख सकता है और साथ-साथ अपनी तरक्की के ऊपर भी फ़ोकस कर सकता है। शेखर, आज का आखिरी सवाल लूँगी, 2 सवाल साथ में लूँगी। अनुभव, क्योंकि मिलते-जुलते सवाल हैं। बोल रहे हैं अनुभव सक्सेना का सवाल है, बोल रहे हैं हाल ही में हॉकी टीम की किट का रंग बदलकर सैफ़रन कर दिया गया। ऐसा लगता है कि ये बीजेपी सरकार का हर चीज़ को सैफ़रन रंग देने का एक राजनीतिक कदम है, चाहे वे ट्रेनें हों, इमारतें हों या खेल आदि। आप इसे किस नज़रिए से देखते हैं? आदित्य का भी यही सवाल है, बोल रहे भारतीय हॉकी टीम की जर्सी का रंग बदलकर सैफ़रन दिए जाने पर द प्रिंट मीडिया की क्या राय है? देखिए, इसके ऊपर हमने एक 50 वर्ड एडिटोरियल लिखा है, वो भी आप देखिए। जी। ये ब्लू जो है, नीला, ये भारत के सारी स्पोर्ट्स का एक प्रतीक है। हमारी क्रिकेट टीम भी नीला पहनती है। जी। हमारे बॉक्सर्स को, रेसलर्स को छोड़ के उनको तो एक कोई रेड कॉर्नर, एक को ब्लू कॉर्नर ऐसे होता है, उनका तो अलग है। लेकिन हर खेल में भारत की टीम में महिलाओं की टीम भी नीला पहनती है। एक समय बड़ी खबर फैल गई थी कि भारत की क्रिकेट टीम भी केसरिया पहनने वाली है क्योंकि कुछ फोटोज आई थी कि भारत के कुछ खिलाड़ी, ये वर्ल्ड कप के टाइम, T20 वर्ल्ड कप के टाइम, कि भारत के कुछ खिलाड़ी केसरिया पहन के प्रैक्टिस कर रहे हैं। हुँ। लेकिन उसके बाद ये कहा गया था कि ये टीम की पोशाक नहीं है। उस समय टीम का स्पॉन्सर ड्रीम 11 था और ड्रीम 11 का ब्रांड कलर ये था। जी। तो ये जो प्रैक्टिस किट थी, ये ड्रीम 11 ने दी थी और उनकी कंडीशन थी उनकी स्पॉन्सरशिप की कि टीम वही कपड़े पहन के, उनके कपड़े पहन के, उनके कलर में प्रैक्टिस करे।
तो वो बात वहीं की वहीं रह गई। लेकिन अभी जो हॉकी पे किया गया, जी। ये अचानक हुआ। और अब जैसे और डिटेल आ रहा है कि दिलीप तिर्की जो हॉकी चलाते हैं, उनके कुछ ईमेल्स हैं जिनमें उनको अचंभा हुआ इस बात से, और इसका जो बहाना बनाया गया है वो एकदम बकवास है। बहाना ये कि वो टर्फ क्योंकि नीली होती है नीचे, उसके ऊपर प्लेयर को देखना मुश्किल होता है। आप नीचे देख रहे हैं कि ऊपर देख रहे हैं प्लेयर को? और इतने साल से भारत नीला देख रहा है, इसका मतलब भारत इतने साल से गोल्ड मेडल नहीं जीत के आया, तो इस वजह से कि उनको प्लेयर नहीं दिखे। और भारत ने पिछले 2 ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता, तो बावजूद इसके कि एक प्लेयर को दूसरा प्लेयर नहीं दिखा पास देने के लिए, तो ये बेकार की बात है। और ये कलर जैसा था वैसा रिस्टोर होना चाहिए, क्योंकि नहीं होगा तो बिना बात टीम के ऊपर भी प्रेशर आएगा, क्योंकि हॉकी भारत की अभी भी एक स्ट्रगल की सिचुएशन में है। जी। क्योंकि अभी भारत हॉकी के दुनिया में कभी टॉप 6 में आता है, फिर टॉप 6 से निकल जाता है। हाईएस्ट टॉप 6 टॉप 5 पे ही आया है, हालांकि 2 ब्रॉन्ज मेडल्स आए हैं। अभी एशियन गेम्स आने वाले हैं, उसके बाद हॉकी वर्ल्ड कप आने वाला है। ऐसे समय में हॉकी टीम को कोई नई टेंशन नहीं देनी चाहिए, और हॉकी टीम पे कोई नई कंट्रोवर्सी भी नहीं करनी चाहिए। जैसे वो खेल रहे थे उनको वैसे ही खेलते देना चाहिए। चलिए, इसी बात पे हमारा आज का एपिसोड यहीं खत्म होता है। आशा करती हूँ आपको एपिसोड पसंद आया होगा। हमसे जुड़ने के लिए, हमें अपने ढेर सारे सवाल भेजने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।